नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बात होगी डिलिस्टिंग को लेकर कि यस बैंक की जो है डिलिस्टिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल यहाँ पर मैं आप लोग को प्रूफ दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। और उसके साथ में सीबीआई को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है, बिग अपडेट निकल कर आ रही है, यह भी जानेंगे। इसी वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, बिना समय गवाए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यस बैंक की डिलिस्टिंग क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी बैंक की डिलिस्टिंग होने के लिए या फिर कंपनी की डिलिस्टिंग होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो क्राइटेरिया है, देख सकते हैं कि एक्सचेंज की जो क्राइटेरिया होती है उसे फुलफ़िल करना होता है यहाँ पर। और ये जो क्राइटेरिया है आप सभी के सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंटेनिंग ट्रेडिंग प्राइस थ्रेशोल्ड फॉर सर्टेन टाइम फ्रेम, मिनिमम रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन थ्रेशोल्ड एंड शेयर होल्डर्स परसेंटेज रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है किसी भी स्टॉक या कंपनी को। उसके बाद ही यहाँ पर जो है कंपनी लिस्टेड रह सकती है। और यदि इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करती है तो ऐसी बात नहीं है कि सडन आपको यहाँ पर जो है मैसेज दे दिया जाएगा कि आपका जो है डिलिस्ट हो गई। उसके लिए भी मैसेज भेजा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर कंपनीज इन ब्रीच ऑफ एन एक्सचेंज लिस्टिंग मैंडेट आर इनिशियली सेंट नॉन कंप्लायंस नोटिफिकेशन। तो उसके बाद की प्रोसेसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग यह बता देना चाहूँगा कि जो यस बैंक है, यह इन क्राइटेरिया जो है उसको बिल्कुल यहाँ पर फुलफ़िल करती है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि यस बैंक जो है वह डिलिस्ट होगी। एक तो ये हो गई डिलिस्टिंग की प्रोसेस, और एक डिलिस्टिंग की प्रोसेस होती है जो कि मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है। अभी आपने एग्जांपल भी देखा होगा यूबीएसएल का, उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड की, या फिर अभी हाल में जो चल रही है डीएचएफएल की। तो ये एक अलग प्रोसेस होती है डिलिस्टिंग की। तो इस के बारे में भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा और बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि यस बैंक की जो है डिलिस्टिंग नहीं हो सकती है। देखिए, इसके साथ में एक और भी कुछ मैं आप लोग को बात बताना चाहूँगा। कल भी मैंने वीडियो डाली थी यस बैंक को लेकर, डिलिस्टिंग को लेकर, जिसमें कि मैंने बताया था आप लोग की डिलिस्टिंग नहीं होगी। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि बिना देखे बिना समझे सीधे डिसलाइक करना या फिर कुछ भी कमेंट करना कि नहीं ऐसी बात है वैसी बात है, आपको नहीं पता है डिलिस्टिंग नहीं होगी। भाई मैं भी तो वही बातें बता रहा हूँ। आप में रिटेल इन्वेस्टर्स में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके पास धैर्य नहीं है। और यही कारण है कि ना तो वो वीडियोस पूरा देख पाते हैं और ना ही किसी स्टॉक में वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर पाते हैं। और यही कारण है कि यस बैंक जैसे स्टॉक में उनके पास धैर्य नहीं है, पैसेंस नहीं है, वो वेट नहीं कर सकते और लॉस बुक करके निकल जाते हैं। यही एक कारण है रिटेल इन्वेस्टर्स के स्टॉक मार्केट में लॉस होने का। बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आप लोगों को सच्चाई, कड़वी सच्चाई है कि यस मार्केट बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में 80% जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते हैं लॉस बुक करके 2-3 साल में एग्जिट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से। सोच लेते हैं कि हमारी किस्मत यही थी, क्योंकि उनके पास धैर्य नहीं है, एक तो नॉलेज नहीं है, कुछ वो गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद कर भी दिए तो पैसेंस नहीं है, तुरंत एग्जिट करके लॉस बुक करके निकल जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों का वही होता है। 80% जो रिटेल इन्वेस्टर्स आते हैं लॉस बुक करते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं, फिर नए इन्वेस्टर्स आते हैं, यही साइकिल चलते जाता है। और जो ऑपरेटर होते हैं वो माल कमाते जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स से। ठीक है, ये तो दूसरी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर कल जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर एक सो कॉल्ड विद्वान, अपने आप को समझते होंगे भाई मेरे, जो भी समझते होंगे, उन्होंने क्या मैसेज किया। मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ की थी, कुछ चार्ट पैटर्न के माध्यम से, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी ये कि यस बैंक का जो प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है, उसमें कितनी गिरावट और हो सकती है। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग मेरी वीडियोस देखेंगे वो जान रहे होंगे। तो वो विद्वान भाई साहब ने क्या कमेंट किया कि टेक्निकल एनालिसिस से ये कैसे पता चल सकता है कि स्टॉक डिलिस्ट होने वाली है। भाई मेरे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस से स्टॉक के डिलिस्ट होने का पता चलता है। कमेंट कर रहे हैं भाई साहब कि टेक्निकल एनालिसिस से आप डिलिस्ट कैसे करवा दे रहे हो। उसके बाद और भी कमेंट किया, वो भी आगे मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ। कमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को कि मैं क्या बता रहा हूँ वो आप लोग समझो। ठीक है,
तो ये तो हो गई, अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि यस बैंक जो है डिलिस्ट नहीं हो सकती है। ये जो क्राइटेरिया मैंने आप लोग को बता ही दी, ये सेकंड वाली बात तो हमारी हो ही गई, ये वाली बात तो हो गई, ये वाली बात आप समझ ही होंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं कि कैसे डिलिस्ट और अदर क्राइटेरिया से हो सकती है और क्या यहाँ पर ऑप्शन होता है डिलिस्ट होने की। जिस तरह से UBSL और DHFL डिलिस्ट हुई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 से 90% जो कंपनियां होती हैं वो इसी क्राइटेरिया से डिलिस्ट होती हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी कंपनी है, बैंक है, वो जब बैंकरप्ट हो जाती है, उसके पास पैसे नहीं बचते हैं अपने कंपनी को रन करने के लिए, अपने जो स्टाफ होते हैं उन्हें पैसे देने के लिए, सैलरी देने के लिए। जब उनके पास पैसे नहीं बचते हैं तो क्या करेगी फिर बैंक या फिर कंपनी? बैंक तो हाथ खड़े कर देगी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते हैं, सॉरी। लेकिन अब जो कंपनियां हैं, जो कंपनी डूब गई, फॉर एग्जांपल एक कंपनी डूब गई, तो एक कंपनी अपने कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए, जब कंपनी शुरू में इनिशिएशन हुई होगी, तो उस समय कुछ लोन भी लिया होगा। बिना लोन लिए कंपनी तो स्टार्ट हो नहीं सकती है, तो बैंकों से कंपनी ने लोन लिया था, ठीक है। और अब जब यह बैंकरप्ट हो गई तो बैंक तो अपना पैसा छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो अब जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमने इन्हें लोन दिया था, ये बैंकरप्ट हो गई, हमें हमारा पैसा वापस दिलवाएं आप, ठीक है। तो इस पर मैं आप लोग को यह भी बात बता रहा था कि वो जो भाई साहब थे उन्होंने यह भी कमेंट किया था कि कंपनी, मतलब कि मेरी वीडियो देखकर उन्होंने बोला कि आपने ये बताया कि कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं करती है तो NCLT के पास जाती है और डिलिस्ट हो जाती है। हंसी आ रही है कि मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या? वही मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे, मैं बोलता क्या हूँ, बताता क्या हूँ, और आप लोग देखते नहीं हो, कमेंट कर देते हो। डिलिस्टिंग की भी जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पर जो कंपनी के पास, तो यहाँ पर देखिए अब कंपनी पहुँचती है NCLT के पास, ठीक है। अब कौन लेकर जाता है? तो बैंक्स लेकर जाती हैं, क्योंकि बैंक्स ने कर्जे दिए हुए थे इन कंपनियों को, जो कि अब बोल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बैंक करप्ट हो गए हैं। ये मैं आप लोग को प्रोसेस समझा रहा हूँ डिलिस्टिंग की, जो कि मैक्सिमम कंपनियाँ इसी तरह से डिलिस्ट होती है। और येस बैंक क्यों नहीं डिलिस्ट हो सकती है, ये मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बैंक खुद को या फिर कंपनी खुद को बैंकरप्ट साबित कर देती है, तो जो बैंक्स थे जो कि लोन दिए हुए थे इन कंपनियों को, वो जाती है NCLT के पास और बोलती है कि हमने इन्हें लोन दिया था, इतने हज़ार करोड़ रुपए दिए थे, अब यह बैंकरप्ट हो गई है, तो हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, ठीक है। तो NCLT क्या करती है कि एक रेजोल्यूशन प्लान बनाती है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का गठन करती है, सारा कुछ करती है, और कोशिश एक ही रहता है कि इस कंपनी को फिर से किसी तरह बचा लिया जाए, इसके नए मालिक आ जाए। समझ रहे हो बात को? नए मालिक को खोजा जाता है, रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू बिडिंग होती है, बिल्कुल बोली लगाई जाती है, और जो हाईएस्ट बिडर होते हैं, जो हाईएस्ट मतलब कि इस कंपनी को, कोई भी कंपनी XYZ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी को यदि हाईएस्ट अमाउंट के साथ कोई खरीदार आ जाता है तो उसे यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान पास कर दिया जाता है और वही नया मालिक बन जाता है कंपनी के या फिर बैंक किसी का भी। आप लेटेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, DHFL का देख सकते हैं, जेट एयरवेज़ का देख सकते हैं। जेट एयरवेज़ भी 1-1.5 साल से पड़ी हुई थी, उसके बाद यहाँ पर नए मालिक कार लोन करके आए हैं, ठीक है। तो वो इस कंपनी को खरीद लिए हैं। तो अब क्या होता है इसमें, प्रोसेस क्या होता है कि जो नए मालिक आते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, इस कंपनी पर जितना भी कर्ज है, जितना भी बकाया है, हम उसकी भरपाई करेंगे। मतलब कि कुछ हेयर कट होते हैं, मतलब पूरा 100% जो है वो पेमेंट नहीं किया जाता है, 40-50% के आसपास पेमेंट की जाती है। जितने भी कर्ज होते हैं, जैसे बैंकों का मैंने अभी बात किया, तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में आते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, तो बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें पैसे लेने होते हैं। तो 100 रुपये में 40-45 रुपये ही दिए जाते हैं, बिल्कुल 100% जो है रिकवरी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो मालिक आता है, जो नया मालिक आता है, वो रेजोल्यूशन प्लान में ऑलरेडी मेंशन कर देता है कि हम कंपनी को खरीद तो रहे हैं, लेकिन हम जो है इस स्टॉक को डिलिस्ट कर देंगे स्टॉक एक्सचेंजेस से, और जो भी पैसे होंगे शेयर होल्डर्स के
उसे एक भी रुपये किसी को नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से कि UBSL उत्तम वैल्यू स्टील्स में देखने को मिला, डिलिस्टिंग हो गई, बिल्कुल एक रुपये भी किसी को नहीं मिला, कोई भी शेयर होल्डर्स को एक रुपये भी नहीं मिला। 6 महीने हो गए डिलिस्ट हुए, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन है, इस तरह का जो क्राइटेरिया है, वह येस बैंक के साथ बिल्कुल भी नहीं है। येस बैंक के पास वैसी कोई समस्या नहीं है कि येस बैंक अपने बिजनेस को नहीं चला सकती है, अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं कर सकती है, इस तरह की कोई समस्या नहीं है। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि येस बैंक जो है इस तरह से डिलिस्ट होगी। और जो अदर क्राइटेरिया थी, जो स्टॉक एक्सचेंजेस के क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर ही रही है, तो कोई भी यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है जिसके थ्रू यहाँ पर डिलिस्ट हो सकती है येस बैंक। और भी एक बहुत बड़ी बात है कि 2020 में जब बेल आउट प्लान बनाया गया येस बैंक का, तो उस समय मार्च से पहले जिन लोगों ने भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिन्होंने भी शेयर लिए हुए थे, वो 3 साल तक यहाँ पर लॉक इन पीरियड में है। तो 3 साल से पहले तो सोचना भी नहीं कि यह डिलिस्ट होगी। 20, 21, 22 मार्च तक तो यह डिलिस्ट होगी ही नहीं, और आगे भी डिलिस्ट नहीं होगी, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया को यह फुलफिल कर ही नहीं रही है कि यह डिलिस्ट हो सके। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पहले वीडियो को पूरा देख लो, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, उसके बाद आप अपना ज्ञान बांटें तो अच्छा रहेगा। आइए अब दूसरी खबर पर चलते हैं। CBI को कौन सी बड़ी कामयाबी मिली है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप सभी के सामने, इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर खबर है। CBI फाइल्स अवंता एंटिटीज यूज्ड 500 करोड़ येस बैंक लोन टू रिपे एडलविस NCDS ABFL लोन। देखिए यहाँ पर आप सभी जान रहे हैं कि जो खबर निकल कर आई थी कि अवंता ग्रुप ने 500 करोड़ रुपए लिए थे येस बैंक से, उसके बाद डिफ़ॉल्ट हो गई। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसमें यहाँ पर क्लियर कट CBI बता रही है कि अवंता ग्रुप जो कि 500 रुपये येस बैंक से लिए थे, उसे और कहीं यूटिलाइज नहीं किया। अपने ही ग्रुप के जो अदर कंपनियाँ थी जिनकी की फाइनेंशियल स्थिति खराब थी, उसके कर्ज को, उसके लोन को चुकाने के लिए अवंता ग्रुप ने येस बैंक से लिए हुए 500 रुपये यूटिलाइज कर दिए। मतलब कि अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपनी कंपनी के काम के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए कंपनी ने बैंक से 500 करोड़ रुपए लिए, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए पैसे लिए गए थे वो काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो उनकी दूसरी कंपनी थी जिसकी की फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब थी, उसको वहाँ पर यूटिलाइज कर दिया, उसके लोन को चुका दिया येस बैंक से पैसे लेकर। तो देखिए कितना बड़ा यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा है। बैंक से पैसे लिए और दूसरी कंपनी का लोन को चुका दिए, और पूछने वाला कौन है? बैंक का तो कोई माई बाप नहीं है, किसी तरह बस लूटो बैंक को। तो देखिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर कामयाबी आप इसे कह सकते हैं कि परत दर परत CBI जो है वह खंगालते जा रही है कि आखिर यह पैसा गया कहाँ था। तो बिल्कुल यहाँ पर अब पता चल चुका है कि 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड किस तरह से अवंता ग्रुप ने किया था। अब रिकवरी की बात है तो सारा कुछ धीरे धीरे जरूर यहाँ पर होता हुआ नज़र आएगा। बस रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि आप होल्ड करें, वेट करें। येस बैंक में आप लोग को डराने की कोशिश की जा रही है, पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है कि डिलिस्ट होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। येस बैंक में समय लगेगा, 6 महीना, साल भर वेट करें आप, और स्टॉक जितना नीचे जाता है आप उतना ही बाई करें, क्योंकि ये सब मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। 12 रुपये, 12.5 रुपये पर जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर अपनी जो होल्डिंग्स है उसे बढ़ाते जाएँ, आपका जो एवरेज प्राइस है उसे आप बढ़ाते जाएँ। ये मौका बाइंग करने का है, पैनिक में आने का नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो अभी कभी लाइक ठोके, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी ज़रूर कंसल्ट कर ले, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।